गुड आफ्टरनून। स्टार्ट कर एक्सरसाइज एक की थर्ड क्लास है ना आज। आप देखिए, अभी तक हमने लास्ट टू क्लासेस में, पहली क्लास में हमने समझा कि क्यों पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज एक्ट को, डेफिनेशंस पढ़ी जो वर्ड आगे जाके यूज होने हैं बार बार। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में, कल मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा सब सेक्शन 2 में हमें डेफिनेशंस दी हुई है। सेक्शन 3 हमने पढ़ा, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं बोलिए? फॉरेन लिकर एंड कंट्री लिकर के बारे में बात कर रहा है। फिर हमने सेक्शन 4 पढ़ा। सेक्शन 4 में क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है लिमिट करने का। सेक्शन 4 में पावर दिया हुआ है लिमिट करने का। कोई भी नोटिफिकेशन, पास, परमिट वगैरह को डिसाइड किया जा सकता है कि कितनी लिमिट में वो एप्लीकेबल होगा, कितने में नहीं होगा। फिर हमने सेक्शन 5 पढ़ा। 5(1) में अपॉइंटमेंट होती है फाइनेंशियल कमिश्नर की, 5(2) में कलेक्टर की। ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ा इनका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफसी की ज्यूरिसडिक्शन पूरे स्टेट के ऊपर, कलेक्टर की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां बिल्कुल, जहां मतलब एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, कम में भी हो सकती है, जितने के लिए उसको अपॉइंट किया गया। ठीक है। फिर हमने 6(1) में पढ़ा किस चीज के बारे में? एक्साइज ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के बारे में और उसकी जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा हमने। सेक्शन 6 में पावर इसकी कहां पे होती है? डिस्ट्रिक्ट में। जुरिस्डिक्शन कहां पे एप्लीकेबल होगी? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमने सेक्शन 7 पढ़ा। सेक्शन 7 कहता है कि ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही है इस एक्ट में, वो कौन होंगे? सभी पब्लिक सर्वेंट। फिर हमने उसके बाद पावर्स पढ़नी शुरू कर दी थी किसकी? एक्साइज ऑफिसर की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पावर्स में हमने सबसे पहले 8 में पढ़ा। 8 में क्या था? एंटर और इंस्पेक्ट करना। कहीं पे भी डे नाइट में एंटर भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, जहां पे मैन्युफैक्चर होता है लीकर वगैरह। ठीक है। और जहां से वो रिलीज होता है वो सारे एरियाज। अब फिर इसके बाद सेक्शन 9 पढ़ा हमने। 9 में क्या था? इन्वेस्टिगेशन की पावर दी हुई है। फिर हमने 10 पढ़ा। 10 में क्या था? सर्च और सीजर की बात कर रहे हैं वहां पे। पहले वाले में क्या था? मतलब 8 में क्या था हमारे पास? एंटर और इंस्पेक्शन की बात कर रहा है। और दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं? सर्च एंड सीजर की बात कर रहा है। हालांकि वहां पे भी करता था वो सर्च और सीजर, बट वहां पे सिर्फ मैन्युफैक्चर वाले प्लेस की बात कर रहा था। यहाँ पे इस एक्ट में थ्रू आउट कहीं पे भी कर सकता है। फिर हमने उसके बाद 11 पढ़ा। 11 तो खैर मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में। 12 फिर से इसकी बात कर रहे हैं। 12 में क्या लिखा हुआ था? इंफॉर्मेशन किसी से भी जो जिसको लगता है, अगर एक्साइज ऑफिसर को किसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो उसको ऑर्डर कर सकता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दीजिए। फिर 13 हमने पढ़ा कि पुलिस की एड मांग सकता है, पुलिस की ड्यूटी है उसको एड करना, और जो भी चीजें वहां से मिलेगी उसको अपनी सेफ कस्टडी में रखना। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। विद सेक्शंस आपको याद रखना पड़ेगा। आज कुछ पहले तो हम लिखेंगे इसके ऊपर, उससे पहले एक रह गया था। ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ना। फिर सेक्शन 14 हम पढ़ लेते हैं जो लास्ट क्लास में रह गया था। उसके बाद फिर इसका डिक्टेशन वाला पार्ट पे आते हैं। ठीक है। देखिए, पावर टू क्लोज लिकर वेंट्स। अब यहाँ पे पावर बता रहा है किस चीज की? क्लोज करने की, बंद करने की। आप देखते हो ना, जब 15 अगस्त आ गया, रिपब्लिक डे आ गया, तो लिकर की शॉप बंद होती है। या कभी इलेक्शन होते हैं तो लिकर की शॉप बंद, ड्राई डे भी कह देते हैं जिसको हम। तो ये पावर किसके पास है ड्राई डे डिक्लेयर करने की? द एफसी फाइनेंशियल कमिश्नर शेल प्रिस्क्राइब द डेज on which any liquor vent shall remain closed for observation of dry days approved by state government or the election commission of India or the state election commission। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ये दिन ड्राई डेज रहेंगे, लाइक 15 अगस्त, 26 अगस्त, तो उस समय एफसी नोटिफाई करता है कि इन दिनों में लिकर वेंट्स जो है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा आप सपोज कीजिए लोकसभा के इलेक्शंस है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी स्टेट्स को डायरेक्ट कर देता है कि इस दिन आपके जो लिकर शॉप्स है वो बंद रहनी चाहिए। इसी तरह से अगर इलेक्शन है स्टेट लेवल के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कहता है। ठीक है। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट इफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट receives an information that a riot or unlawful assembly
has occurred or is likely to occur in the vicinity of a liquor vend, he may subject to the reasons to be recorded in writing by order require the licensee of such liquor vend to keep the vend closed at such time as may be specified in such order. यानी कि ये कौन ऑर्डर पास कर रहा है यहाँ पे? एफसी. यहाँ पे कौन कर रहा है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. वहां पे फाइनेंशियल कमिश्नर, पूरे स्टेट के ऊपर उसकी जुरिस्डिक्शन होती है. बट डीएम की कहां होती है? डीएम कोई एक्साइज ऑफिसर नहीं है, डीएम होता है एग्जीक्यूटिव साइड पे स्टेट का हेड. तो वो भी ऑर्डर कर सकता है अगर उसको लगता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे रॉयट्स वगैरह होने वाली है, अनलॉफुल असेंबली होने वाली है. एक तो कहते हैं ना धारा 144 लगा दी, 144, वो भी डीएम लगाया करता है कि इतने लोग इकट्ठे होके नहीं चल सकते हैं वहां पे. इसी तरह से वो लिकर की जो वेंड्स होती है, शॉप्स होती है, उनको बंद करने के ऑर्डर भी दे सकता है कि इस एरिया में दंगे होने के चांसेस है, बंद रखना. लाइक सपोज अभी वो 1 साल पहले 2 साल पहले किसान आंदोलन वगैरह हो रहा था. अब जहां से वो जा रहे हैं लोग, या वो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, तो वहां का जो डीएम होगा वो क्या करेगा? उसके आसपास की जो शॉप्स होगी उनको बंद करने के ऑर्डर दे सकता है. इसी तरह से हिमाचल में अगर कहीं पे रॉयट्स वगैरह होने के चांसेस हैं, तो वहां का जो डीएम है लिकर शॉप को बंद करने के उस दिन के लिए ऑर्डर दे सकता है. कितने दिन के लिए? ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दर दैट provided further that the order passed under the preceding provisions shall at one time remain in force for not more than 24 hours from the time when it is made. जब भी डीएम ने ऑर्डर किया ना, अभी कर रहा है, तो 24 घंटे से ज्यादा वो इनफोर्स नहीं रहेगा. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना कि डीएम का ऑर्डर ये नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूटी में चलता जा रहा है. कितने टाइम के लिए? 24 आवर्स के लिए मैक्सिमम. प्रोवाइडेड फर्दर दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट shall inform the financial commissioner and the collector concerned of the order passed by him as soon as such order is made. Commissioner and the collector concerned, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जब भी ऑर्डर पास होता है ना, उसकी एक कॉपी जाती है एफसी के पास, एंड प्लस है यहाँ पे, प्लस दूसरी कॉपी जाती है कलेक्टर के पास. क्यों? क्योंकि एक्साइज की पावर्स तो इन्हीं के पास है ना. एक्साइज की पावर, डीएम के पास एक्साइज की पावर्स नहीं है, बट डीएम क्योंकि स्टेट की सभी चीजों को देखता है, डीएम स्टेट का हेल्थ भी देख रहा है, डीएम लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहा है, स्टेट में बहुत सारी चीजें होती हैं. तो डीएम ये भी तो देखेगा कि अगर रॉयट्स वगैरह होने वाली है या हो सकती है, हो रही है, तो लिकर वेंड उस एरिया में बंद कर देगा. कितने टाइम के लिए उसका ऑर्डर इन फोर्स रहेगा? ये 24 घंटे के लिए. ये नहीं कि सिर्फ ऑर्डर पास कर दिया, उसकी एक कॉपी भी उसको भेजनी पड़ेगी. किसको? एफसी को और कलेक्टर को, दोनों को एक एक कॉपी भेजनी पड़ेगी. इतना सही है सिर्फ. तो ये सेक्शन 14 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में एक नहीं बहुत बारी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला क्वेश्चन कि पावर कहां पे दी हुई है लिकर वेंट क्लोज करने की? 14 में दी हुई है. दूसरा क्वेश्चन, किसकी पावर है लिकर वेंट्स को क्लोज करने की? 2 लोगों की है, एफसी की नहीं है, प्लस डीएम की भी है. एफसी प्लस डीएम. एफसी के पास तो चलिए इन सिचुएशन में है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो ड्राई डेज ऑब्जर्व करने हैं वो हो गए, या जो इलेक्शन कमीशन ने या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उसको कहा हुआ है एफसी को कि इस दिन इलेक्शन होने, तो एफसी के पास वहां पावर है, उन दिनों को वो बंद रख सकता है. और डीएम के पास कब है? रॉयट्स और अनलॉफुल असेंबली के केस में. एक बार ये ऑर्डर पास कर दिया डीएम ने. तीसरा क्वेश्चन, 24 घंटे के लिए इनफोर्स रहेगा. और ये ऑर्डर की कॉपी किस किस को जाती है वो आपको याद रखना है, कलेक्टर प्लस एफसी को. ठीक है, क्लियर हो गया 14 भी. चलिए थोड़ा लिखने का काम करते हैं. जितना भी अभी हमने टॉपिक किया ना 1 से लेके 14 तक, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, वो आ सकता है, बट उसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है वो है पावर्स ऑफ एक्साइज ऑफिसर, तो मैं राइटिंग वाले पोर्शन में सिर्फ आपको वही लिखवा रहा हूं. अब सपोज कीजिए आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया हिमाचल में कि बताइए पावर टू क्लोज लिकर वेंट्स, तो ये तो आप पॉइंटर्स बना के अपने आप लिख दोगे ना, एज इट इज मत लिखना, अपनी लैंग्वेज में पॉइंटर्स बना के लिख देना. ठीक है, तो ये तो आप अपने आप से लिख लोगे.
आपसे पूछ लिया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पावर बताइए सर्च सीजर वारंट वगैरह इशू करने की, वो भी आप अपने आप लिख दोगे, ठीक है। बट अगर आपसे पूछ लिया पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर अंडर एक्साइज एक्ट, ये क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। तो वैसे तो दिया ही हुआ आपको सेक्शन पता है, बट फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा केसेस वगैरह डाल के उसको लिख लेते हैं। लिखिए टॉपिक, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। मतलब फर्स्ट, मैं इस पूरे थ्रू आउट एक्साइज में इसी तरह से चलूंगा, एक एक चीज आपको नहीं लिखवाऊंगा, लोकल एक्ट है ना, एक एक नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा ये। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा विच इज फॉर श्योर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने के पूरे चांसेस होंगे। उसके अलावा हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मेंस में भी आ गया तो आप इतने तो कैपेबल हो जाओगे कि उसको लिख पाओगे, डायरेक्ट तो मिलते ही है ना अदरवाइज हमें। नहीं, लोकल लॉ में कोशिश करो, अगर केसेस, मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा आपको केसेस, अभी तक हमने एक ही लिखा है, दो लिखे हैं, एक ही केस लिखा है, बियर और उसके वाला है ना, तो एक ही केस लिखा है। मैक्सिमम आपके कितने हो जाएंगे टोटल, 7-8, इससे ज्यादा लिखने भी नहीं है। और जो लिख रहे हैं 7-8 केसेस, वो टिप्स पे आपके याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोकल में जब आप लिख के आते हो ना केसेस, एग्जामिनर को ये समझ आती है कि इस बच्चे ने स्पेसिफिक बहुत ढंग से तैयारी की हुई है। नहीं, उसमें कैसे डालोगे, नहीं डालने, नहीं डालने, बस उसमें, बस आप उसको आंसर फ्रेमिंग इस तरह से करना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ना कि हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है, जैसे 14 सेक्शन हो गया अभी जो पढ़ा, और उसने उसके बारे में 5 नंबर में पूछ लिया, तो फिर वो आपकी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, वो कैसे फॉर्म होगी वहां पे। दो तरह के बच्चे मिलेंगे, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एक बच्चा क्या करेगा, पूरा एज इट इज डायरेक्ट चिपका के आ जाएगा, कुछ नहीं नंबर मिलने, 5 नंबर का 1 नंबर मिलेगा। दूसरा बच्चा होगा, वो अपनी लैंग्वेज में, पता तो है ना हमें क्या स्टोरी है, बेशक एक बार पढ़ लिया उसने, अपनी लैंग्वेज में ना सिर्फ पॉइंटर्स बनाएगा, एक छोटा सा डायग्राम बना देगा उसमें। ये स्मार्ट वर्क होता है वहां पे, आप खुद से समझो। वहां पे अगर आप हल्का सा डायग्राम बना के आ रहे हो कि मतलब पावर ऑफ दिस टू क्लोज, किस किस के पास है पावर, वो बना दिया एफसी, और उसका मतलब एक चेन सी बना दी, तो उससे क्या होगा, उससे और बेटर हो गया आपकी प्रेजेंटेशन से, 2 नंबर फालतू मिल जाएंगे। पॉइंट्स में भी लिखा, ये नहीं कि सिर्फ डायग्राम बना के आया, लिखा भी आपने, और लिखा भी अपनी लैंग्वेज में पॉइंट्स में, प्लस वो डायग्राम से एक्सप्लेन भी कर दिया, लास्ट में कंक्लूड भी कर दिया, ठीक है। तो वो नंबर मिल जाएंगे आपको, मैक्सिमम जितने मिल सकते हैं। लिखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर अंडर एचपी एक्साइज एक्ट 2011। मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा दिया, वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ सकता है, आंसर सेम ही होगा पावर से रिलेटेड, ठीक है। इसमें लिखिए आंसर में, रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस, रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस, लिख लीजिए नीतीश आप भी, पेज पे लिख लो। चलिए, सेक्शन 8, 9, 10, 12, 13, 67 ऑफ एचपी एक्साइज एक्ट 2011। अब ये भी कंफर्म्ड है, सारे बच्चे सभी सेक्शन नहीं लिख के आ पाएंगे, मतलब मैक्सिमम बच्चे ये तो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 67 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उस लेवल पे पढ़ा नहीं होता ना एक्ट को, कि यहाँ पे भी पावर के बारे में बात की हुई है, ठीक है। तो एक तो आप ये लिखोगे, इसके अलावा भी लिखवाऊंगा अभी आपको लिखवाते हुए, बट ये तो होगी जो लीगल प्रोविजन हमें दी हुई है। अदर पावर्स भी है उसके पास, जो यहाँ पे नहीं भी लिखी, बट फिर भी वो एक्सरसाइज करते हैं। लिखिए इसमें, सबसे पहले लिखिए, अंडर अंडर द एचपी एक्साइज एक्ट 2011, एक्साइज ऑफिसर आर granted various powers to ensure
the effective enforcement of excise laws and regulations which are as following. Powers of excise officer, under the Act, some other powers. इसमें लिखिए Section 8, power to enter and inspect, to enter and inspect. Section 9, power to investigate. Section 10, search and seizure. Search and seizure. Section 12, to obtain information. आपको ना देखो एक्साइज या कोई भी लोकल एक्ट है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में करने पड़ेंगे, एक आधा ही करना पड़ेगा। मेंस की बात कर रहा हूँ तो एक आधे की प्रेजेंटेशन को ध्यान रख लेना, कंटेंट तो बिल्कुल सिंपल ही होता है इसमें, ठीक है। लास्ट लिखिए इसमें सेक्शन 13, टू obtain aid of police officer, some other powers में लिखिए enforcement of, ऐसे में बनाइए, बना लिया क्या? मतलब मेरे को लग रहा है ऐसे बहुत ज्यादा बन जाएगा, ऐसे में ठीक रहेगा ये। आप देख लेना वहां पे कैसे बनाना है आपको। एनफोर्समेंट ऑफ लाइसेंसेस, रेगुलेशन ऑफ सेल, issue of notice, monitoring compliances, testing and sampling। बस इसमें काफी है, एक उसमें लिख लेना, ये रह गया ऊपर हमारे पास, कंपाउंडिंग रह गया ये यहाँ पे आप देख लेना जहां भी आपके पास जगह है। सेक्शन 67, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ जितने भी बच्चे होंगे ना, 95% मिनिमम बता रहा हूँ आपको, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सिर्फ ये 4 सेक्शन लिखे आएंगे 13 तक। जो आप ये लिख रहे हो ये एक्स्ट्रा है सारा, जो आप ये लिख रहे हो ना ये वाला पोर्शन, ये सारा एक्स्ट्रा है जो बेयर में
कुछ दिया भी हुआ कुछ नहीं भी दिया तो आपको पहचान में नहीं आता है कई बार। बट अगर आप ये लिख के आओगे 2 नंबर कम से कम फर्क डाल दोगे सामने वाले उसमें, ठीक है। तो यही है लोकल एक्ट में एक खास बात, कि बच्चे उसको ढंग से नहीं करके जाते हैं, आपको कंपटीशन है, आपको अगर आगे निकलना है बाकियों से, तो ये स्ट्रेटेजी अपना लेना कि लोकल तो आपके बिल्कुल बहुत अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि जो बाकी वाले हैं वो तो सबके ही अच्छे होने हैं ना, आपके तो वो भी अच्छे होंगे नो डाउट, बट लोकल वाले में आपको एक्स्ट्रा एज मिलना चाहिए वहां पे, ठीक है। इसमें 1 बाय 1 हम लिख रहे हैं, फर्स्ट लिखिए। पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट सेक्शन 8। दिस पावर is conferred by the state government upon excise officer, excise officer can enter and inspect any place at any time, day or night, enter any place at any time, day or night, where where licensed manufacturer carries on manufacture, licensed manufacturer stores any liquor, any liquor is kept for sale by person who hold the license. Excise officer may examine the accounts and registers. Excise officer may test, weigh, measure any material, still, utensils, implements, apparatus or testing instruments. ये मैं कहीं और से नहीं, देर से लिखवा रहा हूँ एज इट इज, बस वो लिखने का फॉर्म अलग कर दिया, ठीक है। एक्साइज ऑफिसर में सीज अकाउंट्स registers, measure, weights,
which he believes to be false or incorrect, or any unaccounted liquor unaccounted liquor ब्रैकेट्स में लिख लेना which is not mentioned in the books. सेकंड लिखिए, वहां पे कट शॉर्ट कर लेना आंसर मार्क्स के अकॉर्डिंगली. पावर टू इन्वेस्टिगेट, power to investigate conferred by the state government same powers as of the officer in charge of police station in a cognizable case. Provisions of CRPC that is chapter 12 of CRPC will apply. नोट में लिखना. The Code of Criminal Procedure 1973 has been replaced by the BNSS 2023. In view of above, this section need to be amended accordingly. Moreover, it is implied that the provisions of BNSS regarding investigation shall now be applicable. नेक्स्ट लिखिए थर्ड, पावर टू सर्च एंड सीज. पावर टू सर्च एंड सीज लिखवाने की जरूरत है या हाँ लिख लोगे? सेम ही लिखवाना है, मैंने उसमें कुछ भी नहीं है. मतलब मैंने देखो अगर आप ऊपर वाले भी देखोगे तो बेयर से तो लिखवाया है उसको, बस पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर लिया है ना. आप इसमें ये लिख सकते हो, बस ब्रैकेट्स में लिखिए सेक्शन कौन सा हुआ 10, सेक्शन 10 लिखिए
नहीं, बस सेल्फ कर लेना, डू इट सेल्फ इन पॉइंट्स, हाँ वो कर सकते हो आप। हाँ बिल्कुल, पॉइंट्स में लिखना बस जो भी लिखोगे, ठीक है, पैरा में नहीं लिखना है। फोर्थ लिखिए, पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सेम लिख लीजिए। सेक्शन 12, डू इट सेल्फ इन पॉइंट्स, क्योंकि बेयर तो है, कुछ एक्स्ट्रा है वो लिखवाने का फायदा, बेयर में तो क्या ही लिखना ही हो जाएगा बस। फिफ्थ लिखिए, पावर टू टेक, टू आस्क फॉर, पावर टू आस्क फॉर एड ऑफ पुलिस, ब्रैकेट्स में लिख लेना ड्यूटी ऑफ पुलिस, सेक्शन 13, ये भी सेल्फ करोगे। फिर लिखिए सिक्स पॉइंट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 67, इसमें लिखिए, इसमें एक लाइन लिख पा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इन some cases excise officers may have the authority to compound offences by accepting a penalty in lieu of prosecution, ब्रैकेट्स में लिख लेना, रेफर सेक्शन 67, है ना। 67 पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट पावर है ये भी एक्साइज ऑफिसर की कि वो कंपाउंड कर सकता है ऑफेंसेस को। कंपाउंड करने का क्या मतलब होता है, पनिशमेंट की जगह पे पेनल्टी लगाई जा रही है, ठीक है। अदर अदर पावर्स, सम अदर पावर्स, इसमें लिखिए सेवेंथ, एनफोर्समेंट ऑफ लाइसेंसेस, इसमें लिखिए एक्साइज ऑफिसर्स कैन चेक फॉर द validity of licenses issued for the manufacture and sale of alcoholic beverages, and take action against any violations, take action against any violations। एक ना सेक्शन 9 लिखा ना आपने ऊपर, सेक्शन 9 में ना एक केस लिख लीजिए, मैं रह गया लिखवाना वो, पावर टू इन्वेस्टिगेशन हमने जो लिखा है यहाँ पे लिख लेना केस लॉ, जगह है जैसे में भी साइड पे ऊपर लिख लो, जहां भी जगह है आपके पास, केस लॉ लिखिए, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
1971, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971, इसमें लिखिए हेल्ड में, जहां भी जगह लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखवा रहा हूं सिर्फ। हेल्ड में लिखिए, हेल्ड। एवरी पुलिस ऑफिसर ऑफ every police officer of the rank of head constable, every police officer or sorry of the rank of head constable or above has been invested with the powers of invested with the powers of a first class excise officer, first class excise officer to investigate offences, to investigate offences under this act, under this act, as well as to submit report to this effect, to submit report to this effect to the magistrate, to the magistrate, to this effect to the magistrate। नेक्स्ट लिखिए 8th पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ सेल। रेगुलेशन ऑफ सेल, इसमें लिखिए ऑफिसर्स मतलब एक्साइज ऑफिसर्स कैन रेगुलेट the sale and distribution of excise goods to ensure compliance with the law and order passed by the FC in this behalf। लाइक FC ने सेक्शन 14 के अकॉर्डिंगली ड्राई डे डिक्लेयर किया हुआ है, तो FC खुद थोड़ा ना जाएगा देखने के लिए कि लिखकर वेंट्स बंद है या खुले हैं। कौन चेक करेंगे? वो एक्साइज ऑफिसर चेक करेंगे। ठीक है, 9th लिखिए, इशू ऑफ नोटिस, इशू ऑफ नोटिसेस, इसमें लिखिए दे कैन, मतलब एक्साइज ऑफिसर की बात हो रही है, दे कैन इशू नोटिसेस फॉर violations of excise laws requiring individuals or business to explain or rectify any non-compliance। टेंथ लिखना, नोटिस इशू कर सकते हैं ना एक्साइज ऑफिसर, पावर है उनके पास। मॉनिटरिंग कंप्लाइंसेस, इसमें लिखिए एक्साइज ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड टू मॉनिटर compliances with excise regulation
regulations and can require documentation related to the production, storage, sale, etc. of goods, मतलब excise goods, excise goods. लास्ट लिखिए, टेस्टिंग एंड सैम्पलिंग, टेस्टिंग एंड sampling, they can take samples of excise goods for testing to ensure compliance with quality and safety standards, quality and safety standards. The conclusion लिखिए, conclusion. ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं लोकल वाले उनमें 10 नंबर में है तो कंक्लूजन पक्का लिख के आओ वहां पे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही तो लिखना है ना हमने बाकी से. These powers aim to enhance the enforcement capabilities of excise officers, enabling them to effectively regulate the alcohol industry. The alcohol industry and ensure adherence to legal standards. Adherence to legal standards. तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और पिछले पेपर उठा के देखना, बहुत बारी पूछा जाता है. ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया ना सबका, उतार लीजिए, उतार लीजिए. चैप्टर 2 हमारा खत्म हो गया. इसके बाद अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 3. टोटल 9 चैप्टर्स हैं, नहीं सॉरी 11, टोटल 11 चैप्टर्स हैं. अभी हम थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, एल्कोहल इंडस्ट्री, alcohol industry and ensure adherence to the legal standards. आपको एक चीज मैंने बताई थी, आपको याद है, मैंने एक बार हिमाचल का पेपर दिया था. हिमाचल के पेपर में आई वाज हाईएस्ट स्कोरर इन क्रिमिनल लॉ. ये क्रिमिनल का पार्ट होता है, मतलब आउट ऑफ 200 मेरे 122 मार्क्स आए थे उसमें, और मैक्सिमम जितने भी बच्चे थे उनके 80 90 80 90 ये मार्क्स जो पास हुए थे. ठीक है, और कुछ के 100 में बहुत रेयर 2-3 बच्चों के होंगे, बट मेरे 122 एक्सेप्शन किस रीजन से आए थे कि मैंने जो ये लोकल था ना, लोकल जो होता है, इसको एक वेपन की तरह यूज किया. बाकी तो ठीक है, क्रिमिनल अच्छा था, लिखने में बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन एंड केसेस एंड सब अच्छा था पूरे क्रिमिनल लॉ में, बट क्रिमिनल लॉ के पेपर में आपको सीआरपीसी और
आईपीसी ही थोड़ा ना करना है वहां पे, या एविडेंस ही थोड़ा ना करना है वहां पे, आपको उसके अलावा लोकल भी करना पड़ेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और मुझे पहले से ही पता था कि लोकल में मेरा ये वाला एक्ट मैंने इसको बहुत अच्छे से करना है, चॉइस आनी है ना, तो उसको तो एक को तो अच्छे से करके जाओ कि विद केसेस कर पाओ, कि अगर पावर आ गया तो बाकियों से बस हट के लिख देना, नंबर कैसे नहीं ज्यादा आएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी एक ये आपके पास होनी चाहिए जब आप हिमाचल का खास करके पेपर दे रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो देखिए। इसमें हम पहली बात, आज तो कितना कर पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बट स्टार्ट कर देंगे, चलो स्टार्ट तो करना बनता है आज, ठीक है। चैप्टर 3, चैप्टर 1 में क्या था, डेफिनेशन वाला पार्ट, फिर चैप्टर 2 में वो पावर्स वाला पार्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है। चैप्टर 3 15 से स्टार्ट हो रहा है, उनके भी याद रख लेना कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। पहले वाला 4 पे खत्म हो रहा था, दूसरे वाला 5th से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, 5th से 14 तक हो गया, और तीसरे वाला जो है हमारे पास 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि लोकल में प्रीलिम्स में ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स पूछे जाते हैं। पहला डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बात कर रहा था, दूसरा पावर्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है, तीसरा जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर, इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परचेज और सेल। किस चीज की, ऑब्वियसली एक्साइज गुड्स की, यानी कि लिकर की। तो अगर किसी को एक्साइज गुड्स यानी कि लिकर की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसके लिए क्या है रूल्स वो दिए हुए हैं। आपको अगर मैन्युफैक्चर करनी है तो आपको क्या, एक पहले तो डिस्टिलरी वगैरह खोलनी पड़ेगी, लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, सेल करना है उसमें भी यही चीज चलेगी, लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, परमिट पास जो भी चाहिए। तो क्या है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर वो पढ़ेंगे आज की क्लास में, यही स्टार्ट करेंगे पहले मैन्युफैक्चर पार्ट 1, इसके पार्ट्स हैं फर्दर पार्ट, इनको सबको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आगे। मैन्युफैक्चर, फिर पोजेशन क्या होता है, पोजेशन तो क्लियर है ना, अपने पास रखना उस चीज को, चाहे आप एज एन इंडिविजुअल रख रहे हो, कितनी क्वांटिटी ऑफ लिकर रख सकते हो अपने पोजेशन में, बेशक आप एज अ शॉपकीपर रख रहे हो, उसमें भी कितनी क्वांटिटी आप रख सकते हो, वो सारा एक्ट में दिया हुआ है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जितनी क्वांटिटी आपको रखनी है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब हुआ, इंपोर्ट का मतलब हुआ बाहर से मंगवाना, बाहर मतलब आउट ऑफ स्टेट, यहाँ पे इंपोर्ट का मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो डेफिनेशन में। तो दूसरी स्टेट से जब मंगवा रहे हैं वो इंपोर्ट हो गया, अपने हिमाचल स्टेट से अगर हम दूसरी स्टेट में भेज रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट, जाएगा कैसे वो चीज, या आएगी कैसे, ट्रांसपोर्टेशन से तो आएगी ना। अब ये क्या होता है ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। परचेज या फिर सेल, एक पार्टी परचेज कर रही है, या आपने शॉपकीपर ने डिस्टिलरी से, ब्रूरी वगैरह से वो परचेज किया और आगे रिटेलर को सेल किया। तो सेल और परचेज से रिलेटेड क्या रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। यानी कि अब आगे का जो टॉपिक है हमारा, अब इसमें हम जो स्टार्टिंग में वाइनरी, ब्रूरी या फिर डिस्टिलरी वगैरह हमने पढ़ा, उनके रिगार्डिंग डिटेल में पढ़ेंगे, उनको क्या कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक क्या है, मैन्युफैक्चर, सबसे पहला टॉपिक है मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चर जो आपको देखिए सेक्शन 15 में, इसके 15 से लेके 17 तक मैन्युफैक्चर से डील कर रहे हैं, सेक्शन 15 से लेके 17, ये 3 सेक्शन है सिर्फ। पहले देखिए 15 सेक्शन आपको क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर एक्सेप्ट अंडर दिस एक्ट, यानी कि अगर किसी को भी लिकर मैन्युफैक्चर करनी है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली करनी होगी, अदरवाइज आप लिकर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। हिमाचल स्टेट में अगर आपको लिकर मैन्युफैक्चर करनी है तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली करोगे, अदरवाइज आप लिकर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। नेगेटिव टर्म्स में दिया हुआ सेक्शन आपको, वो कहते हैं नो पर्सन शेल, यानी कि कोई भी ये नहीं कर सकता, एक्सेप्ट शेल मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी लिकर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन नहीं कर सकता किसी भी लिकर की। सेकंड, कंस्ट्रक्ट और वर्क अ डिस्टिलरी, ब्रूरी, वाइनरी
और अ वेयर हाउस, वेयर इन एनी, वेयर हाउस क्या होता है पता ही ना, जहां पे स्टोर किया जाता है, वेयर इन एनी लिकर मे बी डिपॉजिटेड एंड केप्ट विदाउट पेमेंट ऑफ सर्विस, सॉरी पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। यहां पे वो कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शेल, ना तो मैन्युफैक्चर करेगा ना प्रोड्यूस करेगा किसी लिकर को, ना ही कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ना ही वर्क कर सकता है किसका, डिस्टिलरी का, ब्रूरी का, वाइनरी का या वेयर हाउस का, जहां पे लिकर को बिना एक्साइज ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी के रखा जा रहा है। प्लस टू बॉटल एनी लिकर, यानी कि आप लिकर को बॉटल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन ये काम नहीं कर सकता है। यूज, कीप और हैव इन हिज पोजेशन एनी मटीरियल, स्टिल, यूटेंसिल्स, इम्प्लीमेंट्स, apparatus, whatever for the purpose of manufacturing or producing any liquor। ये जो ये दिए ना यूटेंसिल्स, इम्प्लीमेंट्स, ये वो इम्प्लीमेंट्स की बात कर रहा है, उन यूटेंसिल्स की बात कर रहा है जो लिकर मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं। सिर्फ बनाने की बात नहीं, आप इनको भी नहीं रख सकते हो अपने पास। लिकर बनाने के लिए जो चीजें यूज होती हैं आप उनको भी अपने पास नहीं रख सकते हो। इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ना आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही कोई कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कोई डिस्टिलरी, ब्रूरी या वाइनरी, ना ही कोई वेयर हाउस रख सकते हो जहां पे आपने लिकर रखी हुई है बिना ड्यूटी पे किए हुए। फर्दर ना ही आप किसी लिकर को बॉटल में डाल सकते हो, टू बॉटल, ना ही आप कुछ लिकर बनाने वाले इक्विपमेंट्स को अपने पास रख सकते हो। ये कोई भी नहीं कर सकता, मना कर रहा है। आगे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब हुआ कि कोई भी नहीं रख सकता, बट दिस इज एक्सेप्शन। आपको अगर ये रखना है तो आपको एक्सेप्शन में फॉलो होना पड़ेगा, और एक्सेप्शन कहता है एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ बाय द फाइनेंशियल कमिश्नर। वो कह रहे हैं अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है या ऊपर जो भी चीजें आपको दिया हुआ है उसमें से कुछ भी अगर आपको करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक तो अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द एफसी। और वो अथॉरिटी भी क्या होगी, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन होगी। प्लस द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट द यूज ऑफ डिस्टिल्ड लिकर of any description in the manufacture of any kind or class of liquor। It means कि यहां पे ये बात की हुई है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। लाइसेंस के बिना आप नहीं कर सकते। अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ, अथॉरिटी का मतलब हुआ जो अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, एक्साइज अथॉरिटी। हेड कौन हुआ, एफसी, फाइनेंशियल कमिश्नर इसके लिए रूल्स बना रहा है, जो भी उसने रूल्स बनाए हुए हैं सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर में से कुछ भी करना है उसके बिना आप ये चीज नहीं कर पाओगे। यहां पे लिखिए डायरेक्ट में अपने, लाइसेंस ग्रांटेड, लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 15 टू मैन्युफैक्चर लिकर एटसेट्रा। इन चीजों के लिए लाइसेंस है, सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए नहीं है, बॉटल करने के लिए भी है, लिकर के यूटेंसिल्स के लिए भी है, कुछ भी इसमें से हमें करना है लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। कहां पे, सेक्शन 15 में। ये बात कहां से पता चल रही है, यहां तो लिखी नहीं है ना इसने। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यहां नहीं लिखा हुआ इसने, बट अगर हम अगला सेक्शन पढ़ेंगे ना 16 वाला सेक्शन 16 में लिखा हुआ है, ये देखिए, एस्टेब्लिश अ डिस्टिलरी इन विच स्पिरिट मे बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 15। इट मींस कि लाइसेंस कहां पे ग्रांट किया जा रहा है, डिस्टिलरी वगैरह एस्टेब्लिश करने का, वो दिया जा रहा है 15 में। 15 में हालांकि सिर्फ ये आपको अथॉरिटी की बात कर रहा है, बट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लाइसेंस ग्रांट करना ही हुआ। वो कहां लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अगले सेक्शन में। ये क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा सेक्शन 15 में, सबसे पहले की नेगेटिव टर्म्स में सेक्शन दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, अपने पास वेयर हाउस में या फिर किसी भी मैन्युफैक्चर प्लेस में, डिस्टिलरी में
ब्रूरी में, वाइनरी में स्टोर करके नहीं रखेगा लीकर को जिसके ऊपर उसने एक्साइज ड्यूटी नहीं पे की है। फिर तीसरा, वो बॉटल में नहीं डाल सकता इन चीजों को, लीकर को। फिर चौथा हमने पढ़ा कि वो इक्विपमेंट जो है वो नहीं रख सकता अपने पास एक्सेप्ट विदाउट दी लाइसेंस। तो अगर उसने लाइसेंस ले रखा है इस चीज का फिर रख ले, अदरवाइज वो नहीं रख सकता। पहली चीज क्लियर होगी। सेकंड पे आइए, एस्टैब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। ये सेक्शन 16 बात कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरी, ब्रूरी, वाइनरी और वेयरहाउस। यहां पे बेसिकली ये एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है। आपको वाइनरी खोलनी है, आपको डिस्टिलरी बनानी है, तो कैसे घर पे थोड़ा ना खोल दोगे, एक प्रेमाइसेस आपको लेना पड़ेगा, प्रेमाइसेस लेना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा। उस एरिया में आप चाहते हो कि आपको वो लाइसेंस ग्रांट कर दे, किस चीज के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। पहले आपको ये डिस्टिलरी एस्टैब्लिश करने के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज, ब्रूरीज, वाइनरी और वेयरहाउस किस तरह से लेना पड़ेगा, देखिए। फाइनेंशियल कमिश्नर subject to such restrictions or conditions as the state government may impose. First, establish a distillery in which spirit may be manufactured under a license granted under, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपको लाइसेंस मिलेगा वो सेक्शन 15 में मिलेगा, बट दिस इज परमिशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट। ये एक तरह का परमिशन या लाइसेंस है फॉर एस्टेब्लिशमेंट। दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, देखिए आपको ब्रूरी, डिस्टिलरी या फिर वाइनरी जब एस्टेब्लिश करनी है, वो प्रेमाइसेस जो बना रहे हो जिसको आप वाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके लिए अलग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर जब आप मैन्युफैक्चर करोगे सेक्शन 15 में आपको अलग से लेना पड़ेगा, और वो जो सेक्शन 15 में आप ले रहे हो वो बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। उसमें बार बार जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की होगी, मतलब एफसी की होगी, उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, डिसकंटिन्यू एनी डिस्टिलरी सो एस्टैब्लिश्ड। तो एफसी क्या कर सकता है, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज, क्या कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है किसी भी डिस्टिलरी को अगर कोई नॉर्म्स वगैरह को फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड, लाइसेंस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिस्टिलरी और ब्रूरी और वाइनरी। वो लाइसेंस कर सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए, किस चीज की, और उसके वर्किंग वगैरह को भी लाइसेंस कर सकता है। फिर मतलब आपने जब पहले कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन लोगे, एस्टेब्लिशमेंट के लिए परमिशन लोगे, अब आपको परमिशन मिल गई कि कर लीजिए एस्टेब्लिश, आपने एस्टेब्लिश कर लिया, अब एस्टेब्लिश हो गया तो फिर आएंगे ना वो चेकिंग के लिए, तो वो क्या करेंगे, लाइसेंस करेंगे द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द डिस्टिलरी, कि आपने प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उसको एस्टेब्लिश किया है या नहीं किया है। एस्टैब्लिश एंड लाइसेंस अ वेयरहाउस वेयर इन लीकर मे बी डिपॉजिटेड एंड केप्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अगर बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के कहीं पे लीकर रखा जा सकता है, उस प्लेस को भी एस्टैब्लिश करने का लाइसेंस मिलेगा। यहाँ पे लीकर के ऊपर ड्यूटी कब देनी पड़ेगी, जब, अभी हम पढ़ेंगे आगे, एक्साइज ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जब वो बाहर हो रहे हैं, जहां पे मैन्युफैक्चर हुए हैं, जब वहां से बाहर जा रहे हैं तभी तो देनी पड़ेगी ना। उससे पहले तो रख सकते हैं वो अपने पास, तो उसके लिए भी कितनी क्वांटिटी रखी जा सकती है, कितनी नहीं, उसके ऊपर नॉर्म्स जो भी है सेटल किए जाएंगे। डिसकंटिन्यू एनी वेयरहाउस सो एस्टैब्लिश्ड। अगर यहाँ पे कोई वेयरहाउस एस्टैब्लिश हुआ था उसको डिसकंटिन्यू करने का भी ऑर्डर दिया जा सकता है। मेक रूल्स रिगार्डिंग, और एफसी सिर्फ इतना नहीं कर सकता है ऊपर जो दिया है, उसके अलावा एफसी ये सभी रूल्स बनाने के लिए भी कह सकता है। कौन कौन से रूल्स हैं एक बार देख लीजिए। फर्स्ट, ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस फॉर डिस्टिलरीज, स्टिल, ब्रूरीज और वाइनरीज। इनके रिगार्डिंग क्या हो रहा है, ये एफसी क्या कर रहा है, यहाँ पे रूल्स बना रहा है। यहाँ पे लाइसेंस नहीं ग्रांट कर रहा है, लाइसेंस तो ऊपर दे दिया उसने मैन्युफैक्चर उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेक रूल्स, मेक रूल्स ऑफ रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ लाइसेंस, कि लाइसेंस देने के लिए क्या रूल्स हैं, किस कंडीशंस पे कितनी फीस देनी पड़ेगी, कितना क्या देना पड़ेगा, ठीक है। फिर द सिक्योरिटी टू बी डिपॉजिटेड बाय लाइसेंसी फॉर डिस्टिलरी, ब्रूरी और वाइनरी, कितनी सिक्योरिटी उसको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। फिर
द पीरियड फॉर विच द लाइसेंस शेल बी ग्रांटेड, एक बार ही लाइसेंस मिल गया तो कितने पीरियड के लिए मिलेगा वो लाइसेंस, इसके लिए रूल्स बनाएगा एफसी। फिर द इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन, द इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ सच डिस्टिलरी ब्रूरी की कितने टाइम के बाद उनका इंस्पेक्शन करना है, कितने टाइम के बाद उनका एग्जामिनेशन करना है। वाइनरी एंड वेयर हाउस कनेक्टेड therewith and for the spirit or fermented liquor made and stored therein। फिर the management and working of the distillery, brewery and winery की मैनेजमेंट और वर्किंग किस तरह से होनी चाहिए, कि अगर आप वाइनरी एस्टेब्लिश कर रहे हो कि कौन कौन सी पोस्ट आपको वहां पे बनानी ही पड़ेगी, इस तरह से मैनेज होनी चाहिए आपकी वो, ठीक है। फिर the form of accounts to be maintained and returned to be submitted by the licensee, the upkeep of building and plant, size and description of steel utensils and other plants, कि कितने साइज के आपको रखने, मतलब A to Z जितना भी मैन्युफैक्चर से रिलेटेड रूल्स है ना वो सारे एफसी बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्दर द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग एंड पासिंग आउट ऑफ स्पिरिट, फर्मेंटेड लिकर एंड कंटेंट ऑफ पासेस, कि कितना लिकर जाना है बाहर, कब उसको पास करना है। द प्राइजेस टू बी चार्ज बाय द licensee, any other matter connected with the working of distillery, brewery and winery। वैसे तो सब लिख दिया यहाँ पे, लास्ट वाला क्या दे दिया, रेजिडरी क्लॉज दे दिया आपको, कि इसके अलावा अगर कुछ रह भी गया तो उसके रिगार्डिंग भी एफसी क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है। हमने पहले क्या पढ़ा सेक्शन 15 में, कि जो मैन्युफैक्चर करने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस लेना। दूसरा हमने पढ़ा एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइसेंस लेना, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने पढ़ा कि एफसी क्या क्या रूल्स बना सकते हैं, ये 16 में पढ़ा। लास्ट देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ रिमूवल ऑफ लिकर मैन्युफैक्चर्ड और स्टोर्ड इन अ डिस्टिलरी, ब्रूरी, वेयरहाउस एटसेट्रा। वो कह रहा है आपने मैन्युफैक्चर तो कर दिया लिकर, कहां पे मैन्युफैक्चर किया, वाइनरी में, डिस्टिलरी में या ब्रूरी में, बट आप इसको रिमूव नहीं कर सकते वहां से, प्रोहिबिशन है। रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, नो लिकर मैन्युफैक्चर्ड और स्टोर्ड इन एनी डिस्टिलरी, ब्रूरी, वाइनरी और वेयरहाउस और एनी अदर प्लेस ऑफ स्टोरेज established or licensed under this act shall be removed therefrom unless the excise duty or as the case may be the countervailing duty if any levied and payable under section 36 has been paid or a bond as prescribed has been executed for payment thereof। तो इट मींस कि आप तब तक वहां से रिमूव नहीं कर सकते। देखो इनके ना नॉर्म्स हैं, आपको मैन्युफैक्चर करना है, सपोज आपकी डिस्टिलरी है, तो ये नहीं कि आप कितना मर्जी मैन्युफैक्चर कर लो, उसके लिए भी लिमिट है कि इतनी लिमिट से ज्यादा एट अ टाइम आपके वहां पे नहीं होनी चाहिए, तो उस लिमिट से ज्यादा आप नहीं कैरी कर सकते हो। अब कर लिया, आपको पता है अब आपने और मैन्युफैक्चर करनी है, तो जो पहले आपके पास स्टोर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालना है तो बिना ड्यूटी पे किए नहीं कर सकते हो, या तो ड्यूटी पे करनी है आपको या फिर उसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए। जो भी सेक्शन 36 में हमें काउंटरवेलिंग और एक्साइज ड्यूटी के बारे में बताया हुआ है, किस तरह से होता है क्या, वो फिर हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये सेक्शन याद रख लेना, प्रीलिम्स में पूछा हुआ है एक बार कि रिमूवल मैन्युफैक्चर का प्रोहिबिशन कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए हमने ये 3 सेक्शन पढ़े आज। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर लिकर एक्सेप्ट अंडर दिस एक्ट, हम लिकर को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं इस एक्ट के अलग, मतलब इसमें जो दिया हुआ है उसके अलावा हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि बिना लाइसेंस के हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, यानी कि ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर कहाँ दिया जाता है, सेक्शन 15 में दिया जाता है। फिर इसने लिखा एस्टैब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज, यहाँ पे हम लाइसेंसिंग किसकी करवा रहे हैं, हम एस्टैब्लिश करवा रहे हैं, लाइसेंस करवा रहे हैं उस डिस्टिलरी को, उस प्लेस को। मतलब जब आप कोई चीज ओपन कर रहे हो ना, लाइक आपको कोई चीज बनानी है, लाइक मुझे एकेडमी खोलनी है, कोचिंग एकेडमी, तो उसको भी तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा ना किसी उसके साथ। आपको कंपनी खोलनी है, आप क्या करोगे,
आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर करवाओगे। इसी तरह से जब आपको वाइनरी एस्टेब्लिश करनी है उसको पहले आप अपने आप को जो भी उसके लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वहां पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर लास्ट में इसमें रूल्स वगैरह सारे पढ़ लिए हमने और लास्ट में उसके रिमूवल के बारे में पढ़ा कि कब रिमूव कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या प्रोहिबिशन है। मैन्युफैक्चर के बारे में इतना ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैन्युफैक्चर के ऊपर कुछ लिखना तो नहीं चाहोगे, लग तो नहीं रहा है ना। कल की क्लास में करते हैं कंटिन्यू। कल इसमें थोड़ा सा पहले आपको लिखवाऊंगा मैं मैन्युफैक्चर वाले के ऊपर, फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन हो जाएंगे। अभी मिलते हैं हम कल की क्लास में। रिवाइज कर लेना जितना पढ़ा करवाया आपको, और इस सैटरडे जो टेस्ट होगा आपका उसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों होगा, और होपफुली पेनल्टी से पहले पहले वाला सारा कवर हो जाएगा। 39 से शायद स्टार्ट हो रही है पेनल्टीज, 38 तक सारा हो जाएगा।